So, class 11th, today I will start the new chapter, the new topic cash book, books of original entry, cash book. If the size of the business is small one, though it may be possible to enter each and every transaction is one book. That is to say, journal, which is generally known as the books of original entry. You know very well what is journal. So, but when the size of the business grows and the number of transactions become very large, it is no longer possible to record all transactions in one book journal. As such, the journal is subdivided into a number of special journals. These special journals are known as day books and special purpose books for recording all the transactions of a similar nature. Clear? So, for example, all cash transaction may be recorded in one book, all credit transaction may be recorded in one book, so and all credit sales transaction and other books and so on. The subsidiary may be defined as book when the transactions are entered first and then ledger accounts are prepared on the basis of following subsidiary books. So first of all, यू नो वेरी वेल कि सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ करते थे जर्नल बुक में, फिर उसके बाद का ट्रांजेक्शन हम लोग लेज़र में ले जाएंगे, फिर उसके बाद का ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस में होगा, फिर उसके बाद का ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट क्रिएट होगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट किया जाएगा. ठीक है. नाउ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बुक. Cash book is the book which is related for only for cash transactions. क्लियर. कैश बुक होती किस लिए? केवल कैश ट्रांजेक्शन के लिए. क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लेखा इसमें नहीं करते. ठीक है. सेकेंड थिंग, कैश बुक, दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट्स. जो कैश हम रिसीव करेंगे उनको दिखाएंगे, जो कैश पेमेंट करेंगे के उनको दिखाएंगे. ठीक है. तो जब कैश हमारे पास आता है तो डेबिट बैलेंस होता है और जब जाता है तो क्रेडिट होता है. ठीक है. बिकॉज रियल, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. तो कम्स इन, जब भी हमारे पास कैश आएगा तो डेबिट होगा, जब जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन कि all banking transactions relating to receipts, payments are also recorded in this book. Purchase, you know, only for purchase transactions, all credit purchases transactions, it will be recorded in purchase book. This book is used for recording the credit purchase of sales book. This book is used for recording the credit sales of book. यानी जो भी क्रेडिट सेल्स होगी वो सेल्स बुक में दिखाएं, जो क्रेडिट परचेज होगा वो परचेज बुक में जाएगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परचेज रिटर्न बुक. व्हेन द गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न इट टू सप्लायर, सो सच रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक. ठीक है. उसी तरह जर्नल प्रॉपर भी है. फिर उसके बाद next transaction, meaning and importance of cash. What is the meaning of cash? This book is used to all the transactions, recorded all transactions related to cash received and cash payment. The number of cash transaction is quite large in every business and it is quite unpracticable and inconvenient to record all the cash transaction in the journal. It is therefore necessary to maintain a separate book for cash transaction. यानी हम लोग जो भी कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो कैश परचेज हो, कैश पेमेंट हो, कैश रिसीप्ट हो, उसके सारे जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है वो आपके सीधे सीधे कैश बुक में जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश बुक? कैश अकाउंट एंड कैश बुक डिफरेंस. कैश अकाउंट अगर बोलेंगे तो वो एक लेज़र होता है और कैश बुक होता है जहाँ पे एक बुक बनाई जाती है जहाँ पे सारे कैश ट्रांजेक्शन. तो कैश अकाउंट, इट इज़ एन अकाउंट इन द लेज़र. इट इज़ एंड कैश बुक, इट इज़ अ सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन. कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेज़र एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल. ठीक है.
तो कैश की एंट्री कहाँ से आती है? पहले हम लोग जर्नल क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी लेज़र. इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल कैश बुक में. इन कैश बुक इट इज़ अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेज़र. नाउ द नेक्स्ट important thing in this question, what is what is types of cash book? Cash book may be three types. The first one is a single column cash book. Second is a double column cash book. It means a cash and discount column. Now the next thing, bank and discount column cash book. Cash and bank columns. And now last one, triple column cash book. तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें, तीन तरीके की कैश बुक होती है. एक तो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आएगा? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, जहाँ पे कैश और बैंक का अलग अलग ट्रांजेक्शन होगा. कैश का लेखा अलग, बैंक का लेखा अलग. ट्रिपल कॉलम कैश बुक हैविंग डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. ट्रिपल कॉलम में कैश अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, डिस्काउंट अकाउंट भी होगा. ठीक है. सिंगल कॉलम कैश बुक पहले हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हम ये बता दें आपको फॉर्म ऑफ अ सिंगल कॉलम कैश बुक. तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सबसे पहला कॉलम क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल कॉलम कैश बुक, इट्स अ फॉर्मेट इज सिमिलर टू एन अकाउंट विद एन वन अमाउंट कॉलम वन on each side. The left hand side debit records received of cash and right hand side known as credit record for payment. Its format is shown below. Form of a single column cash book. So single column cash book में सबसे पहला कॉलम क्या होगा? डेट. ठीक है. फिर पर्टिकुलर्स. ठीक है. सो ये पहला पर्टिकुलर डेबिट साइड कर लेना. ठीक है. ये अमाउंट हो गया डेबिट साइड. ठीक. फिर इसमें सबसे पहली चीज़ क्या बनेगी? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट. ठीक है. अमाउंट, क्रेडिट. फिर यहाँ पे वाउचर नंबर होता है. ये LF, ये वाउचर नंबर, ये LF. सिंगल कॉलम कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक. ठीक है. सो ये एक फॉर्मेट है सिंगल कॉलम कैश बुक का. पहला डेट, पर्टिकुलर्स, यानी ये जो है ये रिसीट्स है. जो भी पैसा आएगा वो डेबिट साइड, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड. What goes out credit side, what comes in debit side. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. इसके बाद की बात करते हैं हम लोग. इसके बाद का ट्रांजेक्शन है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे है. एंड हम सीधा बनाते हैं अब कैश बुक. ठीक है. सो आप क्वेश्चन नंबर, आपने जर्नल एंट्री क्रिएट कर ली है. सो सबसे पहली चीज़, हम लोग जो ओल्ड ट्रांजेक्शन होता है कैश का, अगर हमारे पास पुराना कैश अवेलेबल है तो हम उसको लिखते हैं टू बैलेंस PD. क्लियर. टू बैलेंस PD लिखने का क्या तरीका? आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसको. ठीक है. डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट पेमेंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, क्रेडिट. ठीक है. सो ये ट्रांजैक्शन है आपका जो कि हमको पोस्ट करना है. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी सबसे पहली चीज 1 अप्रैल में देना है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल पोस्ट कीजिएगा. और सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस यानी
पिछले साल का बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल ओपनिंग हो जाएगा, तो हमारे पास कैश इन हैंड पिछले साल कितना बचा था जो इस साल ओपन है। तो सेकंड क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000, यहाँ पे पोस्ट करिएगा टू बैलेंस बी 50,000, ठीक है 50,000। नाउ नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आप परचेज करोगे कैश से तो इसका मतलब है कैश जाएगा, यानी बाई परचेज। कैश बुक में कैश का नाम नहीं, इट जस्ट लाइक अ लेजर, क्लियर। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000, तो यू हैव टू राइट 22,000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन दिस बुक, परचेज गुड्स, यानी परचेज गुड्स है तो इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, वो चेक करेंगे पहले। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, यानी गुड्स फ्रॉम गोपी है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, श्योर, इसको हम शो ऑफ नहीं करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश 10,000 रुपीज़, यानी हमारे पास बाई परचेज कैश से है, ठीक है, क्योंकि कैश का नाम दे दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश 10,000, पोस्ट कर देना 10,000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परचेज सोल्ड गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स दिया था 7 में, ऑन 7th परचेज गुड्स 15,000, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 7 अप्रैल में ये गुड्स कैश करते बाय परचेज, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मान लेंगे कैश ट्रांजेक्शन है वो कितने का है 50,000, ठीक है। उसी तरह सेम है यहाँ पे कि परचेज भी आपका 13 अप्रैल का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश 10,000, सोल्ड गुड्स 20,000, यानी सोल्ड करेंगे अगर आप 15 में तो इसका मतलब है सीधा सीधा पैसा आएगा, यानी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा है सोल्ड गुड्स से 20,000, सोल्ड गुड्स फ्रॉम सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा को गुड्स सोल्ड किया गया, इसका मतलब क्रेडिट गुड्स जिसको हम नहीं दिखाना, जिसको हमें शो ऑफ नहीं करना है। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश 18,000, यानी कैश ट्रांजेक्शन है टू, यानी सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा रघुनंदन को सोल्ड किया, कितने पैसे का गुड्स सोल्ड किया, 18,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव कमीशन, कैश में अगर हम कमीशन रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा 25 अप्रैल टू कमीशन रिसीव, कितना कमीशन रिसीव हुआ 5,000, ठीक है। अब सोल्ड गुड्स की जो एंट्री थी वो कब की थी 15 की थी, दूसरा कब था ये 12, ठीक है। इसके बाद पेड रेंट, इसका मतलब पैसा जाएगा किस तारीख में है 30 अप्रैल बाय रेंट, कितना पैसा है रेंट का 10,000। देखते हैं अगर हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा है, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब है हमारे पास पैसा है और कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट का, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, जो पैसा आ रहा था हमने डेबिट साइड पे लिखा है, जो पैसा चला गया वो क्रेडिट साइड। कैश के बुक में कैश का ट्रांजेक्शन, कैश का नाम नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसमें शो ऑफ नहीं करते। नेक्स्ट है बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आता है 93,000, क्रेडिट साइड का टोटल 57,000। तो बैलेंसिंग करेंगे कैसे ये हम बताते हैं। हमेशा बैलेंसिंग जो होगी वो क्लोजिंग टाइम है, हमारे पास डेबिट जा रहा है क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब है हमारे पास कैश अभी कितना हमने वेट किया, यानी 93,000 हमने कमाया
और 57,000 का पेमेंट करेंगे, तो हमारे पास पता है कि 36,000 कैश की अवेलेबिलिटी है, ठीक। सो हम 30 अप्रैल मंथ की लास्ट बाय बैलेंस सी, ठीक है, जो पैसा बच गया बाय बैलेंस सी 36,000, इसको उठा के क्लोज कर दिया जस्ट लाइक रेजर, ठीक है। फिर इस पैसे को यहाँ पे लीजिएगा 1 अप्रैल के हमें बाय टू बैलेंस डी, कितने की डी 36। यानी कभी भी कैश का ट्रांजेक्शन अगर डेबिट ज़्यादा है तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो क्या है, वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है कैश की है, और क्रेडिट कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, यानी डेबिट ज़्यादा था क्रेडिट कम था, तो हमने ये मान लिया 36,000 हमारे पास कैश का था, कैश अभी भी अवेलेबल है 36,000। सो नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। सो tomorrow I will start the question number 1. First you have to write question number